तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 5 अगस्त। आई होप आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। दोस्तों, आज का जो बेसिकली न्यूज़पेपर है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 2-3 न्यूज ऐसी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो एक दोस्तों, अमिताभ कांत जी को आप जानते होंगे। अमिताभ कांत जी वर्तमान टाइम में G20 में इंडिया के शेरपा है। इनके नेतृत्व में एक पैनल बना था। इस पैनल ने कुछ रिपोर्ट दी है। क्यों बनाया गया था पैनल, किसने बनाया था, क्या रिपोर्ट दी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक न्यूज है जो आमतौर पर आती रहती है। मैंने पहले ही बताया, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कुछ घट गया। तो ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ये वीकली डेटा आता है, इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड दोस्तों, जो न्यूज है वो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक कंपनी है भारत सरकार की, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप सबने दोस्तों ने नाम सुना होगा। इसको भारत सरकार ने महारत्ना का स्टेटस दिया गया, महारत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ये महारत्ना क्या होता है, क्यों दिया जाता है स्टेटस, क्या इसके क्राइटेरिया हैं और इससे इन कंपनियों को क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, इस सबके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं पहले हमारी फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले आप न्यूज पढ़ सकते हैं, G20 शेरपा अमिताभ कांत लेड पैनल मूड्स रिहेबिलिटेशन पैकेज बाय स्टेट्स फॉर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो देखो, बेसिकली मुद्दा क्या होता है ना, ये बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, ये कई बार क्या करते हैं, ये जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। आपने देखा होगा रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जहां पर क्या होता है 1000 फ्लैट बन रहे हैं, 2000 फ्लैट बन रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। सबसे पहले पब्लिक से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, पब्लिक से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, डिपॉजिट में लेते हैं, एडवांस में लेते हैं। कुछ पैसा ये बिल्डर खुद लगाते हैं और ये क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोगों को पता है, जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काफी टाइम लगता है। तो समझो बीच में इस बिल्डर की फाइनेंशियल स्थिति खराब होगी, क्या होगी, फाइनेंशियल स्थिति वीक होगी। तो अब ऐसा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अटक जाएगा, एक तरह से लटक जाएगा ये प्रोजेक्ट, बीच में ये लटक जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होगा, इससे एक तो पब्लिक ने जो पैसा जमा किया वो तो डूबेगा, साथ में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, तो इनको घर भी नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसे स्टॉल प्रोजेक्त को क्या करना चाहती है, सोल्व करना चाहती है इस प्रॉब्लम को। इसी के लिए बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये पैनल गठित किया था। एक पैनल बनाया, कमिटी टाइप बनाए, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों ये पैनल का अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी को आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लो दोस्तों इनके बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। पहले ये नीति आयोग के CEO थे, क्या थे, नीति आयोग के पूर्व में CEO थे। वर्तमान टाइम में जो G20 चल रहा है वो G20 के शेरपा हैं। शेरपा मतलब G20 का जो हेड होता है, जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत की पोस्ट है आज की डेट में इंडिया में। आज की डेट में आप जानते हो G20 का इंडिया कितना प्रचार प्रसार कर रहा है, कितना धूमधाम से उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो उनके शेरपा होना बहुत बड़ी बात है। तो ये अमिताभ कांत जी की मैंने आपको बता दिया। तो इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में एक पैनल बनाया। इस पैनल से कहा कि भाई रिकमेंड करो आप, ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सोल्व की जाए, जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है, अटके हुए प्रोजेक्ट है, उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो इन्होंने आज फाइनल इसकी रिपोर्ट सौंप दी है दोस्तों। कई सारे मेजर इन्होंने दिए हैं। जैसे सबसे पहले तो इनको क्या करना चाहिए, जो ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट है ना, इनको इंटरेस्ट रेट में छूट होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट में छूट होनी चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए भारत सरकार को, ताकि इनको सस्ता लोन मिल सके, तो उस अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। साथ में इनको क्रेडिट गारंटी दी जानी चाहिए। मान लो अगर ये प्रोजेक्ट पैसा नहीं उठाए बैंक को, इनकी समस्या क्या आती है, देखो एक बार कोई प्रोजेक्ट अटक गया तो कोई भी वित्तीय संस्थान, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे जो अटके हुए प्रोजेक्ट को पैसा नहीं देता। अब जब तक नया पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। तो अगर बैंक लोन दे इनको और उस पर क्या करे, गवर्नमेंट गारंटी दे दे कि अगर ये पैसा डूब गया तो गवर्नमेंट चुकाएगी, जैसे क्रेडिट गारंटी दे। साथ में ऐसा जो अटके हुए प्रोजेक्ट को जो बैंक वगैरह लोन दे रहे हैं उसको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में गिना जाए। ये मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में गिनती की जाए, ताकि इससे क्या हो, इन सब रिकमेंडेशन का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक वगैरह है, ये इनको लोन दे ये अटके हुए प्रोजेक्ट को, ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो सके। हालांकि दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमको सिंपल एक लाइन में याद रखना है कि वह हाल ही में न्यूज में रहा अमिताभ कांत पैनल की रिपोर्ट, वो किससे संबंधित है। तो जो अटके हुए प्रोजेक्ट है ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसके संबंध में है। बस इतनी सी बात अगर आपको याद रहती है तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। अब आप दोबारा न्यूज पढ़ें, G20 शेरपा अमिताभ कांत लेड पैनल मूड्स रिहेबिलिटेशन पैकेज बाय स्टेट्स फॉर स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जो अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं
उसके लिए इसको रिकमेंड करना था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। तो इन्होंने रिकमेंडेशन आपने दे दी, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या किया था, एक पैनल बनाया था स्टॉल जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कैसे दूर किया जाए उसको मेजर देने के लिए, जिसके हेड थे अमिताभ कांत, इंडिया G20 शेरपा। इसने कई सारे दिए, मैंने बताया सब्सिडाइड इंटरेस्ट रेट पर दो, गारंटी फंड हो और ट्रीट एज प्रायोरिटी फाइनेंसिंग, ये 2-3 इसके मुद्दे थे। हालांकि रिकमेंडेशन आपको याद नहीं रखनी दोस्तों, हमको तो एक लाइन में याद रखना है, वो हमारा काम हो जाएगा। दूसरी न्यूज थी, दूसरी जो आज न्यूज है वो इंडिया का फॉरेक्स, इंडिया का जो फॉरेक्स है विदेशी मुद्रा भंडार है वो दोस्तों कुछ घट गया, लगभग $3.2 बिलियन घट गया, और कितना रह गया, $603 बिलियन रह गया, $603 बिलियन। अब दोस्तों ये न्यूज वीकली आती है, मैंने बताया था जो फॉरेक्स का डेटा होता है ना, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है इंडिया का, ये डेटा वीकली रिलीज होता है। क्या होता है, वीकली रिलीज होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बार बार मैं इसको नहीं पढ़ना, मैंने इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर दिया, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, कौन मेंटेन करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हम। तो जिसको भी अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो हम मेरा पुरानी वीडियो देख सकते हैं, बार बार में इस न्यूज को हम पढ़ेंगे नहीं। इंडिया जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $3.2 बिलियन घट के कितना रह गया, 603 रह गया। अब इसका जो फाइनल डेटा रहता है दोस्तों, वो एग्जाम में ऐसा तो डेटा नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा भी जाता है तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जब हम आएगा तब हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे, बार बार में वीकली न्यूज आती है उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो RBI रिलीज डेटा ऑन वीकली बेसिस, इसके फॉरेन जो रिजर्व होते हैं ना उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स FCA, गोल्ड, SDR विद IMF और RTP विद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2 पार्ट होते हैं, SDR और RTP। ये टोटल 4 सब कंपोनेंट होते हैं। इसी से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है विदेशी मुद्रा भंडार है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 होते हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इवन UPSC के प्री में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हमारी थर्ड न्यूज जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो रख लेना, याद रख लेना, इसको तो पूछा जाएगा। हम तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पूरी आपको याद नहीं रहा तो कम से कम ये न्यूज तो याद रहनी चाहिए। न्यूज क्या है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसको भारत सरकार ने अपग्रेड कर दिया। पहले ये नवरत्न कंपनी थी, अब इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया, महारत्न का। और ऐसा करने वाली, ऐसी पाने वाली ये 13वीं कंपनी बन गई दोस्तों, 13th कंपनी बन चुकी है। न्यूज देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13th महारत्न कंपनी। साथ में एक ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी है OVL, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो इनकी क्या शर्तें होती है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनी की क्या परिभाषा है, उनको क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो थोड़ा सा एक बार बेसिक बताते हैं। आप सबको पता है आजादी मिली 1947 में, उसके बाद नेहरू जी PM बने, ये सबको पता, नेहरू जी PM बने। नेहरू जी बेसिकली जो सोवियत संघ से प्रभावित थे, इसलिए इनकी जो नीति अपनाई वो सोशलिस्ट नीति थी। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी नीति थी, और इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया इंडिया में। इसको मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। BSNL सरकारी कंपनी है तो एयरटेल भी है, ऐसा है ना, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियां होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। तो इसी क्रम में मिक्स्ड इकोनॉमी क्रम में इनका झुकाव पब्लिक सेक्टर की तरफ जा रहा था। तो इन्होंने कई सारी सरकारी कंपनियों की स्थापना करी, जिनको कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSE। आप लोगों को पता है कि नेहरू जी ने आजादी के बाद कई सारी सरकारी कंपनियों की स्थापना करी, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो सेल हो, चाहे गेल हो, चाहे भेल हो, कई सारी ऐसी कंपनियां थी, उनके द्वारा डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया। तो इन सब जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है ना, उनको कहते हैं CPSE। क्या कहते हैं, सेंट्रल केंद्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब सरकारी कंपनी किसको कहते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 51% हो या उससे ज्यादा हो। अगर 51% और उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की, तो वो CPSE सरकारी कंपनी कहलाती है दोस्तों। सिंपल सी भाषा में, जरूरी नहीं कि 100% कंपनी का मालिक गवर्नमेंट हो। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 100% नहीं है, लगभग 60% के आसपास है, लेकिन 51% के ऊपर होती है तो वो कंपनी सरकारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी मानी जाती है। तो ये हो गया, CPSE की स्थापना करी, कई सारी करी, आप दुनिया भर के नाम देख सकते हो। कई सालों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राइवेट कंपनी थी उनको सरकारी में बदल दिया, जैसे एयर इंडिया। कई सारे बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऐसा ये CPSE थी दोस्तों। पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कई सारी प्रॉब्लम थी भाई। इनकी जो वर्किंग में क्या दोस्तों, कई सारी दिक्कत थी। सबसे ज्यादा दिक्कत थी गवर्नमेंट कंट्रोल, इन पर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता था।
एक तो सीपीएससी है, सपोज करो ये मैं बताऊं बीएसएनएल, और एक सपोज करो इधर एयरटेल है। अब एयरटेल में डिसीजन तुरंत होता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसा सपोज करो गर्मी से सर्दी आ गई, अब सर्दी आती है तो खाने का मेन्यू चेंज होना चाहिए। सपोज करो कोई चीज ऐड करनी है, एक मेन्यू में एक आइटम चेंज करना है, ठीक है। अब फ्लाइट है, एक तो एयर इंडिया है थी, और एक सपोज करो स्पाइस जेट है। तो दोस्तों एयर इंडिया में वो मेन्यू का एक आइटम बदलने के लिए 1 महीने का टाइम लग जाता है। पहले नीचे यहाँ एयर इंडिया का नीचे एलडीसी लिखेगा, फिर उसके ऊपर AAO लिखेगा, फिर उसका अधिकारी फिर सीएमडी के पास फाइल जाएगी। इन सबके पास फाइल में साइन होने में 1-2 दिन लगते हैं। फिर सीएमडी से फाइल गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट में फिर वही परंपरा, गवर्नमेंट का जो एलडीसी यूडीसी वो लिखेंगे, फिर उसके अधिकारी के पास जाएगा, फिर जो सेक्रेटरी होगा सिविल एविएशन का उसके पास जाएगा, फिर मिनिस्ट्री के पास जाएगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास में, फिर वो उसको अप्रूवल करेगा। तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन वही स्पाइस जेट में अगर ये डिसीजन लेना है तो 1 मिनट में हो जाता है। उसका सीएमडी कहेगा कि ठीक है कल से क्या करो ये ऐड कर दो मेन्यू में। तो ऐसा ही गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत इनएफिशिएंट होती है, इन पर गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होता है, हर फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है। खुद अपनी मर्जी से बीएसएनएल बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में क्या स्थिति है, उसके देख के नहीं, हर चीज में बार बार गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा कि मैं ये कर लूं क्या, मैं वो कर लूं क्या। और गवर्नमेंट तो जानते हो, फिर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होती है, रेड टेपिंग तो वहां होता ही है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, लाल फीता सही चलती थी। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, बाबूशाही। ये बाबूशाही आप जानते हो फाइलों को क्लियर करने का काम कम करते हैं, अटकाने का काम कम ज्यादा करते हैं। कभी गवर्नमेंट विभाग में काम पड़ा हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, वहां कोई फाइल आगे नहीं बढ़ाते, वहां रोकते हैं जानबूझ के। तो ये ऐसी परंपरा रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा क्या किया जाए, अगर ऐसा काम चलेगा तो ये फिर जो प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन ले नहीं पाएंगे ना। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाए, बेसिकली ऑटोनॉमी की पॉलिसी। क्या करना है कि इनको स्वायत्ता दी जाए। बार बार में हर चीज हमसे नहीं पूछे कि हमको कुर्सी की आवश्यकता है, हमको टेबल चाहिए, हमको 1 करोड़ रुपए का ये चीज निवेश करना है, 2 करोड़ रुपए यहाँ खर्च करने, हर चीज के लिए हमारे पास नहीं आए। खुद जो सरकारी कंपनी है, सीपीएससी इनका बोर्ड है, इनका जो सीओ होगा, सीएमडी होगा, वो सब अपने लेवल पर डिसीजन ले। बार बार में गवर्नमेंट के पास बात करनी है, तो ऐसे ऑटोनॉमी की क्या करी स्ट्रेटेजी अपनाए। बेसिकली एक कमेटी बनाई थी, अर्जुन सेन गुप्त कमेटी, ये आपको याद होना चाहिए। ये अर्जुन सेन गुप्त कमेटी ने सबसे पहले क्या किया, रिकमेंड किया कि आप ऐसा बार बार में सरकारी कंपनियों के मामले में इंटरफेयर नहीं करो। सरकारी काम जो कंपनियां है वो अपने विवेक से मार्केट में क्या चल रहा है उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ना कि बार बार में यहाँ गवर्नमेंट से पूछ के। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इन कंपनी को क्या करो, ऑटोनॉमी करो, ऑटोनॉमी दो, स्वायत्ता दो, ये अपनी मर्जी से काम कर सके। तो इसी आधार पर बाद में सीपीएससी को कई भागों में बांटा। सबसे छोटी छोटी कंपनी को कहा गया मिनी रत्न, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद बेसिकली 1997 में ये अर्जुन सेन गुप्त कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर एक कंसेप्ट आया नवरत्न कंपनियों का। जो सबसे बढ़िया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, लगभग 400 कंपनियां हैं, उनमें सबसे बढ़िया 9 कंपनियों को ढूंढा। सबसे बढ़िया जो नोट कंपनी सबसे पावरफुल थी, उन 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। और ऐसा कहा कि भाई ऐसी कंपनियां 1000 करोड़ तक, 1000 करोड़ या जो अपनी कुल नेटवर्थ है, कुल संपत्ति है, उसका 15% तक आप निवेश करो बिना गवर्नमेंट से पूछे। क्या करें, बिना गवर्नमेंट से पूछे। सपोज करो कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले की खान खरीदना चाहती है, तो अगर उसको गवर्नमेंट से पूछेगी, गवर्नमेंट के पास फाइल जाएगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। नहीं, आप अपनी मर्जी से डिसीजन लो, 1000 करोड़ रुपए तक का आप निवेश अपनी मर्जी से कर सकते हो, गवर्नमेंट को पूछने की आवश्यकता नहीं। तो दे दी ना ऑटोनॉमी, दी ऑटोनॉमी। फिर बाद में दोस्तों एक कंसेप्ट आया महारत्न का। इन नवरत्न में से भी कुछ कंपनियां और बड़ी होगी, तो फिर वैसी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। ये 2010 से दिया गया, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या हुआ, इनको 5000 करोड़ तक की पावर दी गई कि आप 5000 करोड़ तक, 5000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना हमसे पूछे। जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी सपोज करो कोई बड़े ऑयल के शेयर में काम करना चाहती है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती, तो गवर्नमेंट से बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपनी मर्जी से कर सकते हो 5000 करोड़ तक। उसके ऊपर का प्रोजेक्ट होगा तो फिर गवर्नमेंट के पास फाइल अप्रूवल के लिए जाएगी। बात यहां तक समझ गया। तो ये चलता रहा दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों ये नवरत्न थी। ये नवरत्न को क्या हुआ, 1997 से कंसेप्ट आया था। ये मैंने बता दिया अर्जुन सेन गुप्त कमेटी थी। शुरुआत में ये 9 कंपनियां थी दोस्तों, फिर धीरे धीरे बढ़ के 17 हो गई, फिर कम होगी। अब कम क्यों होगी बताओ? कम इसलिए होगी कि इनमें से नवरत्न को कई को महारत्न का दर्जा दे दिया, तो जैसे उसको महारत्न का दर्जा मिलेगा उसको नवरत्न का दर्जा हट जाएगा। तो ऐसे करके वर्तमान टाइम में 13 है। लेटेस्ट में जो अभी जुलाई या अगस्त चल रहा है, अगस्त के स्टार्ट में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी की ब्रांच है बेसिकली है जो विदेशों में काम करती है। तो ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को क्या दर्जा दिया गया, वो नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। टोटल 13 कंपनी होगी। तो आपको रट लेना कि हाल ही में कौन सी कंपनी को
नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, और नवरत्न होने का क्या फायदा है, आप 1000 करोड़ तक या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक एक सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना गवर्नमेंट के पूछे। गवर्नमेंट के पास फाइल नहीं जाएगी अप्रूवल के लिए, ये इनको पावर होती है। तो अब इनको ऑटोनॉमी मिल गई, अब अपनी विवेक से बाजार के मार्केट की स्थिति को देखते हुए ये निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास बार बार फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये न्यूज देखो। सबसे पहले तो न्यूज मैंने समझा दी थी, दोबारा देखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड एलिवेटेड एज महारत्ना। पहले ये ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न थी, उसको अब महारत्न का दर्जा दिएगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को क्या दिया गया, नवरत्न का स्टेटस दिया गया। तो मैंने बताया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। दोस्तों जितने भी ये सीपीएससी होती है ना, बेसिकली डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका नाम से देख लो, सार्वजनिक उपक्रमों का विभाग, डीपीई। ये जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं भारत सरकार की, इन सबको कंट्रोल करता है, इन सबका बॉस यही होता है, डीपीई। एक जमाने में ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर आता था, भारी उद्योग मंत्रालय के। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आता था। लेकिन बाद में 2021 की बात है शायद, इसमें गवर्नमेंट ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री हटा के किसमें कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। तो आज की डेट में जो जितने भी सरकारी कंपनियां, इनका बॉस कौन है, इनका बॉस तो वही है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीपीई। लेकिन ऊपर जो अगर मंत्रालय पूछे तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में नहीं आता 2021 के बाद में। तो सारा ये नोडल डिपार्टमेंट है। जितना भी बॉस है इनका सबका मालिक कौन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसने इसको कई सारी कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहले मिनी रत्ना, बिल्कुल छोटी छोटी कंपनियां जिनका छोटा कारोबार है। थोड़ी बड़ी कंपनी नवरत्न, उससे भी बड़ी हो जाए, जो 2010 से स्टार्ट किया था, तो महारत्न। टाइम टू टाइम इनका क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको स्टेटस देती है। अब ये काम कौन करता है, तो ये काम बेसिकली डीपी करता है। कौन सी कंपनी मिनी रत्न है, कौन सी नवरत्न है, कौन सी महारत्न है, ये दर्जा कौन देगा, ये दर्जा दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस किसके अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये दोनों देते हैं। डीपी के बाद ये फाइल जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में, वो अप्रूवल देगा, तब जाके ये होगा। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद हम नवरत्न की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि नवरत्न का दर्जा देना पहली बार 1997 में प्रारंभ किया गया था। बेसिकली एक कमेटी थी, अर्जुन सेन गुप्त कमेटी। ये अर्जुन सेन गुप्त कमेटी की रिकमेंडेशन पर इन्होंने कहा कि भाई इन कंपनियों को क्या करो, ये कंपनी ऐसा दिवालिया हो जाएगी, बंद हो जाएगी धीरे धीरे, तो इससे क्या करो, इनको ऑटोनॉमी दो, अपनी मर्जी से अपने विवेक से डिसीजन ले, गवर्नमेंट के पास बार बार नहीं आए फाइल लेके। तो इन्होंने क्या किया, इनके इसके रिकमेंडेशन के आधार पर भारत सरकार ने कुछ कंपनियों को, जो शुरुआत में 9 कंपनी थी, उनको नवरत्न का स्टेटस दिया गया। लेकिन वर्तमान में बढ़ के कितनी होगी, 13 होगी। आप इसके नाम पढ़ सकते हैं, जरूरी नाम रखना, याद रखना दोस्तों जरूरी नहीं है। बेल हो गया, बेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हेल हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, एमटीएनएल हो गया, नाल्को हो गया, एनबीसीसी हो गया, ये आरबीएनएल हो गया, एनएमडीसी हो गया, ये नेवली लिग्नाइट हो गया, ये इस्पात निगम हो गया, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, और ये लेटेस्ट में 13 कंपनी कौन सी बनी है, वो बनी है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये आपको रट लेना है। अब मैंने बताया देता है कि नवरत्न कंपनी 1000 करोड़ तक, क्या करो, 1000 करोड़ या अपनी टोटल संपत्ति का 15% तक बिना गवर्नमेंट के पूछे निवेश कर सकती है। कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई प्लांट बनाना है, तो ये अपनी मर्जी से इतना पैसा निवेश कर सकती है, गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैंने बताया महारत्न कंपनियां। अब कई नवरत्न कंपनी में और ज्यादा ग्रोथ होगी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ और ज्यादा छूट दी जाए, तो इन्होंने 2010 में महारत्न स्टेटस देना प्रारंभ किया। अब महारत्न पर किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा, उसकी कई सारी कंडीशन थी। तो कौन सी कंपनी महारत्न का दर्जा मिलेगा, उसकी कई सारी कंडीशन बनाए। सबसे पहले तो वो नवरत्न हो भाई, जो नवरत्न कंपनी होगी उसी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। अपना वैसे हवा में किसी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दूसरी, वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो भाई, शेयर मार्केट में उसके शेयर ट्रेड होना चाहिए। साथ में 3 अलग अलग शर्तें थी। एनुअल होना चाहिए, क्या एनुअल कुछ चीजें होनी चाहिए, ये आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले तो नवरत्न का दर्जा मिले, दूसरा उसको लिस्टेड हो, और इसके बाद 3 लास्ट के जो 3 साल है ना, उसका एवरेज जो उसका वार्षिक टर्नओवर है ना, वो 25,000 करोड़ हो। टर्नओवर का मतलब समझ लो, एनुअल टर्नओवर होता है। इसका मतलब वो कंपनी साल भर में कितने का, ईयरली कितने का बिजनेस कर रही है कुल मिला के। एक दुकान में साल भर में 10 करोड़ का माल बिकता है, तो उसका टर्नओवर कहलाता है। तो ऐसे इस कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है ना, लास्ट 3 ईयर का एवरेज, वो 25,000 करोड़ होना चाहिए न्यूनतम। तब जाके आप क्या करोगे, तब जाके उसको महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। तो एक तो एवरेज जो एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ हो। एवरेज प्रॉफिट
लास्ट के जो 3 साल है उसका एवरेज प्रॉफिट दोस्तों, जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो 5000 करोड़ हो, मतलब ऐसे किसी को भी नहीं। उसका जो टर्नओवर तो कितना हो 25,000 करोड़ हो एनुअल, और जो प्रॉफिट हो वो 5,000 करोड़ हो। साथ में जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ सॉरी नेटवर्थ है उसकी लास्ट 3 ईयर में जो एवरेज नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ हो। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल संपत्ति, कोई भी कंपनी की टोटल संपत्ति कितनी है उसको उसका नेटवर्थ कहते हैं। तो 3 कंडीशन होगी दोस्तों। अब दोबारा बता रहा हूं, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महारत्न देने का पहली शर्त तो होती है कि वो नवरत्न हो पहले से, ऐसा किसी को हवा में दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, वो लिस्टेड हो शेयर मार्केट में, उसके शेयर बिकते हो, शेयर मार्केट में उसके शेयर बिकते हो, लिस्टेड हो। साथ में 3 चीजें और होनी चाहिए, ये सारी एनुअल है, एनुअल एवरेज है। लास्ट 3 साल का एवरेज निकालो तो 1 साल में इतना होना चाहिए। इसका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर का एवरेज वो 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। और जो नेटवर्थ हो संपत्ति वो 15,000 करोड़ से ज्यादा हो, मोर देन 15,000 करोड़। ये अगर सारी शर्तें कोई कंपनी फॉलो करती है तो ऐसी कंपनी को फिर क्या करेंगे, हम महारत्न का स्टेटस दे देंगे। और उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, महारत्न का बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि जहां नवरत्न को, नवरत्न कितना खर्चा कर सकते थे अपनी मर्जी से, 1,000 करोड़ या 50% ऑफ नेटवर्थ, ठीक है, इतना ही कर सकती थी। लेकिन दोस्तों जो ये महारत्न है ना, ये महारत्न अपनी मर्जी से 1,000 नहीं 5,000 रुपये, 5,000 करोड़ तक अपनी मर्जी से निवेश कर सकती है। हालांकि दूसरा तो सेम ही है, 15% ऑफ नेटवर्थ, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है तो इनकी नेटवर्थ ज्यादा होगी तो ये निवेश भी ज्यादा कर सकती है। तो ये मोटा मोटी आपको 5,000 करोड़ का याद रखना है कि ये महारत्न कंपनियां अपनी मर्जी से 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। ये आप देख सकते हैं डिटेल में, यहाँ पर 5,000 करोड़ और 15% ऑफ नेटवर्थ सिंगल प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है, गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट आराम से आराम करो, गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब ये कितनी कंपनियां, तो टोटल दोस्तों 13 कंपनी है। 13th कौन सी बनी है बताओ, ये बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के फील्ड में काम करती है बेसिकली। आप देख सकते हैं सबसे पहले ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, बेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये 2021 में मिला इसको। लास्ट ईयर भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था सितंबर 2022 में दोस्तों। ये रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन आरईसी, एक गांव में बेसिकली बिजली के जो प्रोजेक्ट करते हैं उसको लोन देता है ये आरईसी, स्टेट को वगैरह को। तो ये कंपनी को भी महारत्न का दर्जा दिया गया था, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। लेटेस्ट में अगस्त 2023 में ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये दर्जा दिया गया है। बेसिकली ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, अब तो मैं कहूंगा कि महारत्न कंपनी बन गई। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, इसके बारे में फिर हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।